हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक द्विघात समीकरण को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण किसे कहते हैं उसे समझेंगे, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं और द्विघात समीकरण के लिखने के क्या मानक रूप हैं, ये सभी बिंदुओं को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर का उच्चतम घात 2 होती है। यानी द्विघात समीकरण में चर का अधिकतम जो पावर होगा, घात होगा, वो कितना होगा? वो 2 होगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, x² + 5x + 6 = 0। यहाँ देख पा रहे हैं ये x चर का समीकरण है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये x चर का समीकरण है और इस x चर में अधिकतम पावर आप देख रहे हैं 2 है। तो ये अधिकतम पावर 2 हो गया और यहाँ पे बराबर दिया गया है, यानी कि ये समीकरण हो गया। अधिकतम पावर 2 है यानी द्विघात हो गया, 2 घात है तो द्विघात हो गया। अब बराबर 0 है, यहाँ बीच में बराबर है, इसलिए समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अगला एग्जाम्पल है 3x² + 4 = 0। यहाँ भी x का जो अधिकतम घात है, पावर है, वो 2 है, 2 पावर है तो ये द्विघात हो गया। बराबर यहाँ पे बीच में है यानी ये समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। जैसा कि फिर अगला एग्जाम्पल है z² - z = 0। यहाँ z जो है चर है, इसका अधिकतम घात 2 है यानी द्विघात हो गया। यहाँ बराबर है, इसका मतलब ये समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अगला एग्जाम्पल है y² - 2y + 10 = 0। यहाँ y जो चर है, इसका अधिकतम घात पावर 2 है यानी द्विघात है, बराबर है यानी यह समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण है। यहाँ जितना भी एग्जाम्पल दिया गया यह सभी द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर का अधिकतम मान 2 है और यह समीकरण इसलिए है क्योंकि सब में क्या है? बराबर 0 है, यानी कि बराबर वाली टर्म है, और घात 2 है तो द्विघात है, बराबर वाला टर्म है यानी समीकरण है। आइए हम लोग अब द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं उसे देखते हैं। तो द्विघात समीकरण की पहचान क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग द्विघात समीकरण की पहचान सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है x - 5 = 0। इस उदाहरण में x का जो पावर है, अधिकतम पावर है, 1 है, यानी कि यहाँ घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि अभी अभी हम लोग द्विघात समीकरण का क्या परिभाषा पढ़े कि द्विघात मतलब दो घात, यानी 2 घात होगी, यहाँ तो 1 घात हो गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं y³ + 5y - 17 = 0। इस समीकरण को हम लोग देख रहे हैं तो ये चर y है, y का जो अधिकतम घात है, पावर है, ये 3 है, यानी यहाँ पे घात कितना है? 3 है। हमको लाना था द्विघात, द्विघात ना हो के यहाँ त्रिघात है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि घात 3 है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे है z का पावर, z का घात है -2 + z का घात है 2 + 6 = 0। यहाँ आप अधिकतम घात, ये -2 तो छोटा घात है, यहाँ अधिकतम घात 2 है, यहाँ घात 2 है, लेकिन यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको रोकिए और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ z का अधिकतम घात 2 है, चूंकि यहाँ z का जो घात है -2 है, तो -2 0 से क्या होता है? छोटा होता है, नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा होता है। तो अधिकतम जो ज्यादा पावर है वो यहाँ 2 है, 2 पावर है, z का पावर 2 है, तो ये द्विघात हो गया, यहाँ बराबर है तो समीकरण हो गया। इसे तो द्विघात समीकरण होना चाहिए था। यहाँ हम लिखे भी हैं घात 2 है, घात 2 होने के बावजूद भी बराबर 0, यानी यहाँ समीकरण बराबर वाला कंडीशन समीकरण फुलफिल करने के बावजूद भी यह द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा मैंने लिखा है। क्यों लिखा है, इसे रोक कर आप इसका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। आपको निश्चित ही अब 1 मिनट में ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ z का पावर -2 है, z का पावर नेगेटिव है। द्विघात समीकरण हो, चाहे हम लोग इससे पहले पढ़े थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो, हम लोग पढ़े थे ये जो घात होगा, ये पावर होगा, ये पूर्ण संख्या होगा, 0 1 2 3 4, नेगेटिव नहीं होगा।
चूंकि ये चैप्टर है द्विघात समीकरण, यानी कि यहाँ पूर्ण संख्या होगा, वो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। यानी कि यहाँ पे हम एक परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण में जो घात होगा वो 2 से शुरू होगा और 2 पर ही खत्म होगा। ना 2 से ज्यादा घात हो सकता है और ना 2 से कम। यानी समीकरण का जो अधिकतम घात होगा वो 2 से ज्यादा यानी 3 घात वाला होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। यदि समीकरण में 2 घात से कम 1 घात रहेगा या माइनस घात रहेगा उसका, वो भी यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। यहाँ अधिकतम घात 2 होना चाहिए, साथ ही साथ अधिकतम घात 2 के साथ साथ घात नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, घात पूर्ण ये क्या कहते हैं भिन्न वाली संख्या में नहीं होना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण की पहचान उसके घात से होती है। तो यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण द्विघात समीकरण में घात है, तो घात के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसकी घात क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, जिसके तहत इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे या द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो हमने ये तो जान लिया कि द्विघात समीकरण में घात अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो 2 होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, घात 2 से अधिक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, घात 2 से अधिक नहीं हो सकता है। 2 हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता। जैसे 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते क्रम में ये सब जितना भी संख्या है ये सब द्विघात समीकरण में घात संभव नहीं है। किसी समीकरण में चर का पावर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत तक ये सब जो अगर संख्या है तो हम कहेंगे यह द्विघात समीकरण ही नहीं है। घात ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, यानी किसी द्विघात समीकरण में यदि x का, y का, z का यानी कि कोई भी चर का अगर घात नेगेटिव है, -1, -2, -3, -4 या इस टाइप की बढ़ती संख्या कोई भी माइनस में कोई भी से बड़ी संख्या हो, तो हम कहेंगे यहाँ पे घात जो है चर का ऋणात्मक है, यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकती, क्योंकि द्विघात समीकरण में घात नेगेटिव नहीं हो सकती है। तीसरा इसमें है महत्वपूर्ण है, घात भिन्न संख्या यानी बटा वाले नंबर में नहीं हो सकती। जैसे 1/2, 4/5, 3/7 ऐसी ही कोई भी संख्या, बहुत सारी अनंत तक की कोई भी भिन्न वाली संख्याएं हो सकती है। ये सब संख्याएं नहीं होनी चाहिए, यानी बटा वाला नंबर नहीं होना चाहिए, माइनस वाला जो है घात में नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 6 ये सब नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा रहा कहीं पे भी दिखा 2 से अधिक संख्या घात में, माइनस वाला संख्या घात में, बटा वाला संख्या घात में, तो पहले ही नजर में हम कह देंगे यह द्विघात समीकरण का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार कम से कम हम पहले नजर में द्विघात समीकरण कौन है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है इसकी स्पष्ट पहचान कर लेंगे। अब हम लोग द्विघात समीकरण के मानक रूप को कैसे लिखते हैं इसे समझेंगे और उदाहरण के थ्रू हम लोग इसे और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप को देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। जहां पर ये कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, जैसे a 0 हो जाएगा, a 0 होते ही x² के साथ गुना होकर इसको 0 कर देगा, यानी x² वाला टर्म 0 हो गया। x² जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये जो समीकरण है x का घात 1 वाला समीकरण बन जाएगा। जब घात 1 वाला समीकरण बचेगा तो यह द्विघात समीकरण ही नहीं कहलाएगा। यह द्विघात समीकरण तभी है जब इसमें अधिकतम घात 2 है, इसीलिए 2 घात यानी x का पावर 2 वाला, y का पावर 2 वाला, z का पावर 2 वाला होना टर्म एकदम अनिवार्य है। इसीलिए जो घात 2 है, अगर az² अगर लिखे, ay² लिखे, तो ये जो x² का गुना होगा, z² का गुना होगा, y² का गुना होगा, ये जो a होगा ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाएगा तो अधिकतम घात 2 को क्या कर देगा, 0 कर देगा, और ये समीकरण द्विघात समीकरण ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ax² + bx + c = 0 ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यह तभी द्विघात समीकरण कहलाएगा जब घात 2 जिंदा रहेगा। घात 2 तब जिंदा रहेगा जब ये 0 नहीं है। इसलिए यहाँ कंडीशन है जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं हो सकता किसके, 0 के।
और बाकी ये 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ए बी सी ये तीनों वास्तविक होगा, बस ए में कंडीशन है यह 0 नहीं होगा, बी और सी कुछ भी हो सकता है। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पूरे चैप्टर में यही स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये जो ए होगा ये एक्स स्क्वायर के गुना में है, ये जो बी है ये एक्स के गुना में है, और ये सी कैसे दिख रहा है, एक अचर पद दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमको ये याद रखना होगा, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर के गुना में जो अंक रहेगा, मान लीजिए 5x स्क्वायर, समीकरण कहीं दे दे 5x स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, 5 है। तो ए जो होगा, जो एक्स स्क्वायर के गुना में अंक रहेगा उसको ए बोलेंगे। बी जो होगा ये एक्स के गुणांक में जो रहेगा अंक उसको कहेंगे। सी जो है जो अचर पद रहेगा इसको हम सी कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, -3x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 29 बराबर 0 कह रहा है, इसमें ए बी सी निकालिए। तो आप जानते हैं ए जो होता है एक्स स्क्वायर के गुना में जो अंक होता है, यानी ए बराबर हो गया -3। बी जो होता है जो एक्स के गुना में होता है, एक्स के गुना में 9/2 है तो बी 9/2 हो गया। सी जो होता है जो अचर पद होता है, अचर पद 29, यानी सी बराबर 29 हो गया। यानी कि किसी दिए गए समीकरण में, द्विघात समीकरण में हम लोग ए का मान किसको लेते हैं, एक्स स्क्वायर के जो गुना में अंक है -3, बी जो है जो एक्स के गुना में अंक है 9/2, सी अचर पद जो किसी के साथ गुना में नहीं है, अचर पद को सी कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जेड स्क्वायर -17 बराबर 0। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जेड का स्क्वायर का टर्म है, जेड का पावर 2 वाला टर्म है, जेड का पावर 1 वाला टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जेड का स्क्वायर प्लस 0 गुना जेड, 0 गुना जेड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, तो 0 को जोड़ या घटा सकते हैं, तो 0 गुना जेड लिख दिया, -17 था -17 लिख दिया बराबर 0। अब ए जो होगा जेड स्क्वायर यानी घात 2 वाले के गुना में जो अंक रहेगा कुछ नहीं है तो 1 है। बी जो होता है घात 1 वाले चर के घात 1 वाले के गुना में जो अंक रहता है तो बी हो गया 0। और सी जो होता है वो अचर पद होता है, अचर पद यहाँ -17 है, तो अचर पद सी बराबर यहाँ -17 हो गया। इस प्रकार द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म से, द्विघात समीकरण के मानक रूप से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जहां हमको एक बात हमेशा याद रखनी है, ए का वैल्यू किसी भी शर्त पर 0 नहीं हो सकती है। आइए अब हम लोग द्विघात समीकरण के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस करते हैं, जो है द्विघात समीकरण के विवेचक को कैसे निकालेंगे। जैसा कि द्विघात समीकरण का विवेचक है, इसे हम लोग शॉर्ट में डी कहते हैं। द्विघात समीकरण का विवेचक, इतने बड़े नाम को हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, इसे शॉर्ट में लिखेंगे डी। यानी डी से आप समझ जाएंगे कि द्विघात समीकरण का विवेचक है। डी क्या सिंबल दे रहा है, द्विघात समीकरण का विवेचक। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, उसका जो आइडियल फॉर्म है, आदर्श रूप है, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर ये आइडियल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मेरा डी होता है बी स्क्वायर -4ac। इस फॉर्मूले से हम क्या समझेंगे, डी जब निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, तो बी स्क्वायर यानी एक्स के गुना में जो अंक होगा इसको स्क्वायर करेंगे, उसको 2 बार गुना करेंगे, उसमें घटाएंगे 4 गुना, जो एक्स स्क्वायर के गुना में उसको ए कहते हैं, और जो अचर पद है सी, 4 गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद के गुणांक का 4 गुना को हम घटाएंगे किसके, एक्स स्क्वायर के गुणांक के स्क्वायर से, तब मेरा विवेचक निकल जाएगा। यानी मेरा विवेचक होगा एक्स के गुणांक का स्क्वायर -4 गुना ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणांक। आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया गया द्विघात समीकरण का, यहाँ घात 2 है अधिकतम तो द्विघात हो गया, बराबर यहाँ 0 है बराबर है, तो ये समीकरण, ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमको डी निकालना है। डी जैसे ही पूछा हम समझ गए ये विवेचक मांग रहा है हमसे। द्विघात समीकरण का क्या मांग रहा है, विवेचक मांग रहा है। तो सबसे पहले हम ए बी से लिखेंगे। मेरा ए जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, बी जो होगा एक्स का गुणांक -9, सी जो होगा अचर पद यहाँ पे 6। अब हमको लिखना है डी। डी का जैसे ही हम फॉर्मूला यहाँ पे देखें, बी स्क्वायर -4ac,
तो यहाँ लिख देंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी x के गुणांक का स्क्वायर करेंगे और घटाएंगे 4 गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक a और जो अचर पद है c के गुणा को। तो यहाँ देखिए b का स्क्वायर, b यहाँ पे है -9 तो -9 का स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 है 4, गुना a हमारे पास 4 है 4 लिख दिए, गुना में c है c हमारे पास 6 है 6 लिख दिए, -9 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, माइनस है माइनस, 4 चौके 16, 16 छके 96, 81 में 96 घटाएंगे -15, ये हमारा -15 निकला, ये डी निकला। यानी किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण में से सबसे पहले हम a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला, विवेचक का फॉर्मूला लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, जो b का वैल्यू हम निकाले हैं द्विघात समीकरण से उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना जो a निकाले हैं उसको गुना कर देंगे, जो अचर पद है उसको गुना कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। हम आसानी से विवेचक निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। द्विघात समीकरण के विवेचक के इस कड़ी में आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया द्विघात समीकरण का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो सबसे पहले ही चेक कर लेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। अधिकतम घात 2 है, कहीं नेगेटिव घात नहीं है, कहीं पे बटा वाला घात नहीं है, कहीं 2 से बड़ा घात नहीं है, तो यानी कि यह द्विघात है। बराबर यहाँ पे आ गया, यानी कि समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। हमको डी निकालना है, डी का मतलब द्विघात समीकरण का हमको विवेचक निकालना है। तो सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे। तो a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है तो 1, a का वैल्यू 1 हो गया, x के गुना में 2 है तो ये b का वैल्यू हो गया, b होता है x का गुणांक 2, c होता है अचर पद, तो अचर पद यहाँ 1 हो गया। d जानते हैं जो द्विघात समीकरण का विवेचक है ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करेंगे, b का वैल्यू 2 आया है, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 गुना a गुना c, 4 गुना a का वैल्यू 1 गुना c का वैल्यू भी 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस से माइनस, 4 एकम 4, फिर गुना करेंगे 1 से तो 4, 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ विवेचक मेरा क्या आ गया 0। इस प्रकार हम किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल से, सवाल से विवेचक निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको द्विघात समीकरण क्या है इसकी समझ हो गई है। हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, उसके घात से कैसे पहचानते हैं, उसका घात क्या होना चाहिए, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि द्विघात समीकरण का घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण का घात 2 से बड़ी नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण का घात भिन्न वाला नंबर नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग सीखे द्विघात समीकरण का मानक रूप, जैसे यहाँ लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a जो है x स्क्वायर का गुणांक ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होगा तो घात 2 वाले टर्म को गायब कर देगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ a 0 के बराबर नहीं है। फिर हम लोग द्विघात समीकरण का विवेचक निकालना सीखे। विवेचक का जो फॉर्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये b हम जानते हैं जो x के गुना में रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, -4 नंबर जानते हैं, a जो होता है जो x स्क्वायर के गुना में रहता है, c जो अचर पद होता है, ऐसे गुना करके इस फॉर्मूले में बैठा के हम विवेचक भी निकाल लेंगे। आशा करते हैं आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहे और अपने जो भी कन्फ्यूज़न है उस कंसेप्ट को आप क्लियर करें।